हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अभी चल रहा है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे रिएक्टिविटी पर। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ाया है, SN1 और SN2, फिर दोनों में वर्सेस पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड कि कोई रिएक्शन SN1 कैसे करता है और SN2 कैसे करता है, इसको जानने का क्या तरीका है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। जिसमें स्ट्रक्चरल फैक्टर था, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ये वगैरह था। तो आज हम शुरू करते हैं रिएक्टिविटी। चलिए, रिएक्टिविटी में सबसे पहला जो आता है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर आता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चर से हम लोग उसका रिएक्टिविटी का पता करेंगे। सबसे पहला केस ले लेते हैं, केस ऑफ SN1। केस ऑफ SN1 का अगर हम केस करें तो हम उसके थ्योरी को एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था उसमें एक लिविंग ग्रुप पहले हटा था, कार्बोकेटायन बना था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई सबस्ट्रेट ले लें तो क्या हुआ था कि यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, ये जो है लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप यहाँ से हट गया था और हटने के बाद यहाँ पर बना था कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्टेप 1 में। तो यहाँ जो रेट ऑफ SN1 है वो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि रेट ऑफ SN1 depends upon stability of carbocation। stability of carbocation, बस एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या है कि चूंकि SN1 में हम देखते हैं कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, सो कार्बोकेटायन इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ SN1। ठीक है, तो कार्बोकेटायन का क्या देखना होगा, स्टेबिलिटी देखना होगा। यानी यहां हम लिख सकते हैं कि SN1 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जब भी आपको SN1 रिएक्टिविटी देखना हो, बस आपको एक सिंगल सा काम करना है कि लिविंग ग्रुप आप हटा करके उसका कार्बोकेटायन बनाएंगे और फिर देखेंगे उसका स्टेबिलिटी। तो जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, CH3CH2Cl। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये थ्योरी समझ में आए हमने क्या कहा है यहाँ पर। और एक ये ले लेते हैं और फिर एक ये ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। डिग्री की अगर बात करें, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन 3 डिग्री है। क्लोरीन को हटाने पर उसका कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ प्लस आएगा, फिर इसमें यहाँ प्लस आएगा और इसमें यहाँ प्लस आएगा। ये बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये हो जाएगा 3, 2, 1। क्योंकि हायर डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, लोअर डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम होता है। तो इसीलिए सेम सिचुएशन यहाँ SN1 रिएक्टिविटी के लिए होगा। SN1 रिएक्टिविटी क्या होगा, 3, 2 and 1। तो SN1 और SN2 रिएक्टिविटी के लिए, SN2 के लिए नहीं, SN1 की रिएक्टिविटी के लिए आपको क्या देखना होगा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी आपको निकालना हो, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, लिविंग ग्रुप को हटा देना है और लिविंग ग्रुप हटाने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कार्बोकेटायन बनेंगे और उसका स्टेबिलिटी आपको बता देना है। जो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो था केस ऑफ SN1। अब आ जाते हैं
केस ऑफ SN2, केस ऑफ SN2। आज हम इस लेक्चर में छोटा छोटा बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो जनरल कॉन्सेप्ट से हट करके होता है, इसलिए लेक्चर को शुरू से अंत तक और ध्यान से देखिएगा। अगर हम SN2 के रिएक्टिविटी का बात करें तो एक बार हम रिएक्शन को रिकॉल करते हैं, क्या हुआ था इसमें लिविंग ग्रुप था और फिर न्यूक्लियोफाइल। साइमल्टेनियसली एक ही समय एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था और एक तरफ से लिविंग ग्रुप हट रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बना था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और परपेंडिकुलर था। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप परपेंडिकुलर था कार्बन के, क्योंकि ये एक प्लेन में चला जाता है। आपको पता है sp2 और sp वाला क्या होता है, प्लेनर होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना था। अब न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते चला जाता है। यहाँ पर होता है एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसमें तीसरा, ये चौथा और लिविंग ग्रुप लेकर के पांचवा। 5 ग्रुप इसके अंदर हो जाते हैं। कहाँ? जब ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। अब देखिए SN1 वाले में कार्बोकेटायन बना था, तो हम लोग वहाँ पर जो रिएक्टिविटी देख रहे थे कार्बोकेटायन से देख रहे थे। अब चूंकि SN2 में तो कार्बोकेटायन बनता नहीं है, ठीक है। SN2 में कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर SN2 रिएक्शन। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या है कि इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट आया कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर स्टेरिक क्राउडनेस बढ़ता है, यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया बढ़ जाता है। वहाँ पर ऐसे में SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी कम हो जाता है। अब अगर मान लीजिए ये जो हम सर्किल किए हैं 3 सर्किल, या तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं या तो वहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं। कोई बड़ा ग्रुप भी ले सकते हैं, छोटा ग्रुप भी ले सकते हैं। अगर हमने बड़ा ग्रुप लिया तब तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन्स होंगे, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुँचने में परेशानी होगी। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा इस सिचुएशन में, SN2 का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही ग्रुप बहुत बड़ा नहीं हो, हाइड्रोजन हो, बहुत लाइटर एलिमेंट को यहाँ पर अगर रखें तो स्टेरिक रिपल्सन कम होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली वहाँ पर अटैक कर सकता है या फिर वहाँ पर वो रिएक्टिविटी उसका अच्छा होगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हम कहते हैं कि इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। SN1 में क्या लिखे थे? वहां लिखे थे कि कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। यहाँ क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट is formed. So, stability of transition state is the deciding factor. वहां SN1 के केस में क्या था? कार्बोकेटायन डिसाइडिंग फैक्टर था। SN2 के केस में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि SN2 रिएक्टिविटी जो होने जाएगा, SN2 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जो रहेगा उसका स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ TS, ठीक है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व करेंगे कि अगर ग्रुप बड़ा होगा, बिगर ग्रुप रिटार्ड SN2 रिएक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगर ग्रुप इन कार्बन एटम रिटार्ड घटा देता है SN2 रिएक्टिविटी, रिटार्ड SN2 रिएक्टिविटी, ठीक है। बिगर ग्रुप इन कार्बन एटम रिटार्ड मतलब घटाएगा SN2 रिएक्टिविटी। तो ये चीज यहाँ पर मतलब हम फाइनली इसमें देख सकते हैं कि जो 1 डिग्री है उसका SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सन्स कम होंगे। उसके बाद 2 डिग्री का और सबसे कम क्या होगा? 3 डिग्री का होगा। वही SN1 में गए थे तो 3 डिग्री क्या था? ज्यादा था।
3 डिग्री का सबसे ज़्यादा था, और SN2 में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेरिक रिपल्सन सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल को वहाँ पर अटैच होने में दिक्कत परेशानी महसूस होता है, इसलिए SN2 रिएक्टिविटी घट जाता है। तो ये हो गया SN2 का रिएक्टिविटी। SN2 का एक और केस होता है, कभी कभी क्या होता है कि रिपल्सन सेम होंगे, रिपल्सन सेम है, और तब अगर वहाँ पर SN2 रिएक्टिविटी निकालने को अगर कहता है तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक। अनदर केस, हम यहाँ पर एक दूसरा केस बनाते हैं, अनदर केस SN2 रिएक्टिविटी के बारे में, कि SN2 रिएक्टिविटी का एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टेरिक रिपल्सन सेम है तो मैं यहां पर लिखूं इफ स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। अच्छा, किसी को अगर स्टेरिक रिपल्सन समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में ये खूब होता है स्टेरिक रिपल्सन, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका तो खूब यूज होता है। देखिए स्टेरिक का मतलब होता है कि जगह कम है, अगर कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो जो फेनोमेना वहाँ पर होता है कि चीज़ें काफ़ी ठीक ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाती है, हम इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं। जैसे अगर सीट जो है ऑटो में बैठने का अगर 3 आदमी का है और अगर वहाँ पर 5 आदमी को बैठाया जाए तो वो एकदम सीधा से बैठ नहीं सकता है, आगे पीछे होकर के लोग बैठते हैं, और वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा कसा हुआ लोग होता है, इसलिए उसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे इसको समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिस तरह से 3 के सीट पर अगर 5 लोगों को बैठा जाए, रखा जाए, वहाँ पर कहा जाए कि आप एडजस्ट करो, तो वहाँ पर एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की होता है, एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपल्सन करते हैं। बस उसी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, स्टेरिक रिपल्सन है। ग्रुप बड़ा बड़ा है, जगह कम है, अगर ज़्यादा ग्रुप आएंगे तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिपेल करेंगे, धक्का करेंगे, इसी को क्या कहते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। अगर ग्रुप छोटा है वहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होंगे, बहुत कम रिपल्सन हो सकता है, अगर ग्रुप बड़ा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो इफ स्टेरिक रिपल्सन आर सेम, मतलब ये कॉन्सेप्ट कब लागू होगा, जब स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो SN2 रिएक्टिविटी कहता है कि हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक, हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट, ऑन सबस्ट्रेट। और हम इसको समझते हैं, ये क्या लिखा कि एक न्यूक्लियोफाइल कितना तेजी से अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल तो निगेटिवली चार्ज है या लोन पेयर सिस्टम होता है, तो वो तेजी से अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर उसको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्टली, अटैक फास्टली ऑन दैट कार्बन एटम, on that carbon atom which has maximum positive charge density, which have maximum positive charge density, ठीक है। in that case SN2 become very faster। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH2 में Cl लगा है, हमने यहाँ पर NO2 लगाया, और CH2 में Cl लगा है और यहाँ पर हमने CH3 लगाया। अब इस केस में स्टेरिक रिपल्सन दोनों लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, जितना इसमें लगेगा उतना ही इसमें लगेगा। तो क्या होता है, यहाँ जो NO2 है ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो CH3 आप देख रहे हैं ये तो प्लस आई करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम प्लस चार्ज होगा, मिनिमम पॉजिटिव। अब एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है, क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ, किस कार्बन पर ज़्यादा अटैक करेगा, इस कार्बन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो अटैक यहाँ करेगा फास्टली। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर कम पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर स्लो अटैक होगा।
तो SN2 रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा होगा? जिसमें कि एक्सेप्टर ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है SN2 के रिएक्टिविटी को लिए। तो SN2 का जो रिएक्टिविटी है ये दो केस में आपको स्टडी करना होगा। पहला स्टेरिक रिपल्सन देखिए, और दूसरा अगर स्टेरिक रिपल्सन सेम है तो आप देखिए कि कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर आप ज़्यादा अटैक कराएंगे, फास्टली न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करेंगे। तो SN2 के केस में दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये जो आप देख रहे हैं अभी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोलते हैं, जबकि SN1 के केस में सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते हैं, वहाँ पर स्टेरिक फैक्टर नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल केसेस आएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो होता है वो डाउन में चला जाता है और स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको SN1 और SN2 रिएक्टिविटी के लिए कुछ बातें समझ में आई होंगी। इससे आप SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी को ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आगे शुरू करते हैं कि अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग मतलब ये केस डेवलप किया गया है। SN1 और SN2 का अगर ऑर्डर लिखना हो तो डिफरेंट केसेस में, जैसे कि एक केस ये हुआ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट एक केस है, जैसे अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग। आपको जानकारी के लिए बताएं कि लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। हम रिपीट करते हैं, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ होता है उस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन है, और अल्फा से जो कार्बन लगा होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा से जो कार्बन अटैच्ड है उसको हम गामा कार्बन बोलते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पर अल्फा बीटा का काम है। तो अल्फा कार्बन किसको बोलना है आपको? जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो। लिविंग ग्रुप तो आपको पढ़ा चुके हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो सब लिविंग ग्रुप होते हैं। और यहाँ देखिए, तो अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग मतलब कि अल्फा वाले कार्बन पर ब्रांच बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि ये तो लिविंग ग्रुप है, ये क्या है? लिविंग ग्रुप, और ये कार्बन हो गया अल्फा। इसमें सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ये दोनों सेम ही हो गया है। ये कार्बन हो गया अल्फा, ये कार्बन अल्फा, इसमें ये कार्बन अल्फा। देखिए इसको हम फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है? लिविंग ग्रुप है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। और इसको 1, इसको 2 और इसको हम 3 कर लेते हैं क्योंकि वो कैंसिल है, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ है वो अल्फा है। अल्फा पर कह रहा है कि ब्रांचिंग हो रहा है, इस कार्बन पर एक ब्रांच है, इस कार्बन पर क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। इस अल्फा कार्बन पर देखिए 2 अल्काइल ग्रुप है, इस अल्फा पर देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं अल्फा कार्बन पर ब्रांच बढ़ते जा रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है। तो कहता है कि आप SN1 बताइए और SN2 बताइए। चलिए SN1 SN2, पहले हम SN1 सोचते हैं। SN1 के लिए हमने क्या बताया था आपको कि जिसके कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा पॉजिटिव आएगा, लिविंग ग्रुप हटेगा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर कार्बन देख लीजिए 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये क्या 3 डिग्री है। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो क्या होता है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कि थर्ड वाले मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए थर्ड वाले मॉलिक्यूल का SN1 रिएक्टिविटी क्या होगा? SN1 रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। अब आते हैं SN2 में। SN2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले आप स्टेरिक फैक्टर देखो, हायर डिग्री में SN2 कम होता है, लोअर डिग्री में SN2 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यह 3 डिग्री, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा है, इसमें SN2 कम होंगे। तो इसके लिए ऑर्डर क्या बनेगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर SN1 और SN2 का जो ऑर्डर है वो एक दूसरे का रिवर्स आ रहा है।
तो जरूरी नहीं है कि सब जगह आएगा। बहुत लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, SN1 निकाल करके SN2 को उल्टा कर देते हैं, ये गलत है। ये सब जगह काम नहीं करता है, कुछ जगह काम कर पाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है जो थ्योरी पढ़ाया गया है। जैसे अगर हम आगे आए बीटा अल्काइल ब्रांचिंग, ये देखिए इसमें भी हम अल्फा बीटा मेंशन करते हैं। ये है क्या, लिविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो है अल्फा, ठीक है। और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा। जस्ट अभी हमने आपको बता रखा है, ये है लिविंग ग्रुप क्लोरीन। क्लोरीन के बगल वाला कार्बन है अल्फा, क्योंकि वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा है। आप बीटा को इंडिकेट कीजिए, ठीक है। अब आप दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर अल्फा पर कोई ब्रांच नहीं है, जबकि यहाँ पर अल्फा पर ब्रांचिंग बीटा पर कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं है। बीटा पर सिर्फ CH3 अकेला है, जबकि यहाँ बीटा पर 3 मिथाइल ग्रुप है, सभी बीटा पर ब्रांचिंग हो गया है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। इसमें इतना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर लगा हुआ है, इसी केस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डाउन हो जाता है और स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो जाता है। इसको हम लिखना चाहेंगे, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन दिस केस मतलब इस मॉलिक्यूल में स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम ही नहीं करेगा। आप याद रखिए, किसी भी हाल में इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम नहीं करेगा। हद से ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन है इसमें। एक बहुत हैवी ग्रुप कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। ये भी 3 डिग्री है, 3 डिग्री तो ये भी है, बट ये 3 डिग्री एक ऐसा 3 डिग्री है कि इनके ग्रुप इतने हैवी है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम ही नहीं कर पाएगा। इसमें सिर्फ क्या काम करेगा, स्टेरिक फैक्टर। और कहीं भी स्टेरिक फैक्टर हो तो जिस चीज को आप देख रहे हैं वो चीज कम हो जाता है। जैसे आप रिएक्टिविटी देख रहे हैं, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, चाहे वो SN1 हो या SN2 है। यहाँ पर SN1 और SN2 के लिए अगर SN1 की बात करें तो इसमें SN1 भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट हो गया है। रिपल्सन्स बहुत ज्यादा है, इसमें रिपल्सन्स इतना ज्यादा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो होगा, लेकिन ये ग्रुप आपस में टकराते रहेगा, जिसके कारण बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। और बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर SN1 में देखा जाए कि फर्स्ट वाला ही इससे बेहतर है। और सेकेंड SN2 का क्या पूछना है, SN2 जहाँ कम रिपल्सन है उसमें बेहतर होता है, इसमें तो सोचेंगे भी नहीं। तो इसलिए SN2 का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो SN1 का भी वही होगा, SN2 का। SN1 में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम नहीं किया, हद से ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। तो ना उसमें SN1 बेहतर हो पाएगा, ना उसमें SN2 बेहतर हो पाएगा। SN2 तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि SN2 तो जहां ज्यादा रिपल्सन होता है वहां होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था बीटा अल्काइल ब्रांचिंग। आप चाहें तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि बीटा अल्काइल ब्रांचिंग डिक्रीजेस, बीटा अल्काइल ब्रांचिंग डिक्रीजेस SN1 as well as SN2 reactivity। आप ये लिख सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर अल्फा में आए, पीछे अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग था, तो अल्फा पर ब्रांचिंग होने से SN1 का रिएक्टिविटी बढ़ रहा था। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग इंक्रीजेज SN1 रिएक्टिविटी, लेकिन SN2 तो घट जाता है, उल्टा हो जाता है, बट डिक्रीजेस SN2 रिएक्टिविटी। 2 केस अभी हम लोगों ने देखा। तीसरा केस में ये क्वेश्चन यहां पर आपको जस्ट दिया गया है, आप इसको सोचकर कि SN1 और SN2 का क्या ऑर्डर होगा यहां पर दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। क्या बताया गया था, बताया ये गया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज SN1 देखना है तो पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखिए, इसका प्लस चार्ज यहाँ पर होगा, इसका प्लस चार्ज यहाँ होगा, इसमें प्लस चार्ज यहाँ होगा और यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ होगा। कब,
जब ब्रोमीन हटेंगे, लिविंग ग्रुप जब यहाँ से हटेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम लिख देते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये लिख देते हैं कि ये 2 डिग्री है, ये भी क्या है 2 डिग्री है, और ये क्या है 3 डिग्री है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, याद है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से भी देखते थे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है। चलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए। कार्बन पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल में कितना हाइड्रोजन है, 3 इधर 2 इधर, ये 5 है। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 इधर 2 इधर, क्या हो गया अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा क्योंकि 3 डिग्री है, 3 इधर 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो 3 और 2 5 और 2 7। तो जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सीधा सीधा हम लोग इसका SN1 का कर देंगे। तो चलिए कार्बोकेटायन का शुरू करते हैं। कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी क्या है, 4 का सबसे ज़्यादा है अल्फा हाइड्रोजन, इसका सबसे बेस्ट है, मतलब ज़्यादा है। उसके बाद इसमें सेकेंड का, तब फिर थर्ड का और सबसे लास्ट में इसका। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और लास्ट में फर्स्ट, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम SN2 की बात करें तो हाइयर डिग्री में SN2 सबसे कम होता है। यहाँ पर क्या है 3 डिग्री है, हाइयर डिग्री है, तो सबसे कम इसमें होगा। ये 2 डिग्री है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें क्या 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट में, क्योंकि जिसका रिपल्सन जिसमें कम आएगा, जिसमें ऑर्डर जिसका कम है, उसके बाद 2 और 3 में लगभग सेम होगा। 2 और 3 चूंकि दोनों 2 डिग्री है, और सबसे कम हो जाएगा किसमें 4 में। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा SN1 और SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलिए आगे क्या केस है देखते हैं। इफेक्ट ऑफ -I-M ग्रुप, फटाफट इसको करते जाते हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। देखिए -I-M मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। अल्फा पोजीशन पर अगर इसको जोड़ा जाए तो SN1 में क्या फर्क पड़ेगा, SN2 में क्या फर्क पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमको SN1 देखना है तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे, और SN2 का देखना है तो पहले हम रिपल्सन देखेंगे, बाद में हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब यहां पर ब्रोमीन टूट रहा है, देखिए क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, यहां से टूटेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब CH3 क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, जबकि NO2 क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि NO2 क्या होता है एक्सेप्टर, -I इफेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, यानी कि लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहां पर जब ये देगा तो इसका कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी और बढ़ेगा। तो SN1 को अगर हमको लिखना हो तो जिसमें कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है SN1 उसका सबसे ज्यादा होगा, तो सेकेंड नंबर में ज्यादा होगा इसका स्टेबिलिटी फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब अगर आते हैं SN2 में, SN2 में रिपल्सन सेम है, तो रिपल्सन सेम है तो देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ एक्सेप्टर लगा हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट वाले का SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा सेकेंड से। हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक का केस इसमें लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स व्हाट इज अनसैचुरेशन? अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन इसको याद रखना है, अनसैचुरेशन मीन्स C डबल बॉन्ड C। मल्टीपल बॉन्ड का होना अनसैचुरेशन कहलाता है। क्या होगा अगर अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन हो जाए, जैसे ये तो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। अल्फा पर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अल्फा पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर कहीं अल्फा पर डबल बॉन्ड है और कहीं नहीं है तो उसे SN1 में क्या फर्क पड़ेगा, SN2 में क्या फर्क पड़ेगा। दोनों को सेपरेटली अलग अलग देखना है, हमेशा सेपरेटली फॉर्मूला मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है लगाना है। पहले हम अगर SN1 की बात करें तो लेट्स स्टार्ट। SN1 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। विनाइल केटायन हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, याद रखिएगा, विनाइल केटायन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसके जैसा तो अनस्टेबल कोई होता ही नहीं है। विनाइल बोलते हैं C डबल बॉन्ड C को, याद रखिएगा, कहीं भी विनाइल है तो C डबल बॉन्ड C वहां पर आएगा। तो यहां पर तो बहुत अनस्टेबल हो गया, उससे अच्छा स्टेबिलिटी तो इसका है। तो SN1 के लिए सेकेंड का स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से, तो इसीलिए ऑर्डर SN1 का हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। अब SN2 में आ जाते हैं। SN2 में अब देखिए विनाइल केटायन ना ही अच्छा होता है SN1 के लिए, ना ही अच्छा होता है SN2 के लिए।
नाइदर नहीं अच्छा SN1 के लिए और फिर नहीं अच्छा SN2 के लिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं विनाइल कटायन, ये ना ही SN1 के लिए बेहतर होता है और ना ही SN2 के लिए बेहतर होता है। ठीक है, किसी के लिए बेहतर नहीं होता है। तो यहां पर भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 greater than 1। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ बीटा ऑन सैचुरेशन। अभी देखा था कि अल्फा पर पाई बॉन्ड आया था, तो क्या हुआ, अल्फा पर पाई बॉन्ड आने से दोनों ही डिग्रीज करता है, SN1 भी और SN2 भी। ठीक है, अब अगर बीटा पर पाई बॉन्ड आए उससे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए चेक करते हैं। यहां पर क्या है, लिविंग ग्रुप, ये है लिविंग ग्रुप। चलिए, यहां पर आ रहा है प्लस चार्ज, यहां भी आ रहा है प्लस चार्ज, यहां पर हो रहा है रेजोनेंस, यहां पर हो रहा है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और यहां पर हो रहा है प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस होता है तो प्लस एम इफेक्ट कहलाता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां रेजोनेंस हो रहा है, और यहां इंडक्टिव है, यहां पर कम स्टेबल होगा। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, ये जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये इसका लिखें, इसका लिख देते हैं लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब सिंपल सा चीज है, जहां पर मोस्ट स्टेबल है उसका SN1 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो SN1 में क्या हो गया, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। चलिए अब SN2 का चेक करते हैं। यहां पर SN2 को हम ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं उसके रिएक्टिविटी के लिए। यहां पर ये कार्बन sp2 है, यहां पर ये कार्बन sp3 है। sp2 है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, sp3 है तो इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। तो यहां पर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्लियर है, क्योंकि ये खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये sp2 है। अब आप कहिएगा रेजोनेंस, अरे रेजोनेंस के लिए तो जब कार्बोकेटायन बनेगा तब होगा ना, और SN2 में तो कार्बोकेटायन बनता नहीं है। SN2 में कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, बनेगा, तो फिर रेजोनेंस कैसे देखेंगे। हाँ, SN1 का जब हम करेंगे तो वहां कार्बोकेटायन बनाएंगे तो उसमें रेजोनेंस देखेंगे, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन SN2 में तो कार्बोकेटायन बनता नहीं है कि रेजोनेंस आप सोचेंगे भी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ से हट रहा है, इधर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन का डिफिशियंसी आएगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कमेगा इसका, इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इधर से खींचेगा लेकिन ये इधर से देगा इसको, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ तेजी से अटैक करता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर एक बार फिर से फर्स्ट का SN2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होने वाला है। तो थ्योरी आपको पढ़ाया गया है, एकदम उसी थ्योरी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा कोई है ही नहीं। फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, पहले SN1 का देखते हैं। जब भी हम SN1 एकदम क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग बनाएंगे, SN1 का अलग SN2 का अलग, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना। अब हमको SN1 करना है। यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। और ये जब हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। यहां से ये जब हटेगा तो यहाँ आएगा प्लस, यहां से ये हटेगा तो यहाँ आएगा प्लस। ध्यान रखिएगा, अभी हम SN1 का सोच रहे हैं, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। SN2 के समय हम पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाएंगे। चलिए, अब कौन सा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल। यहाँ पर यह विनाइल केटायन का केस है, इट इज अ केस ऑफ विनाइल केटायन, दुनिया का सबसे अनस्टेबल स्पीसीज, तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये है। और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस तो नहीं हो पाएगा, कंजुगेशन है नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, फर्स्ट, उसके बाद कौन होगा, थर्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंड नंबर, क्योंकि ये विनाइल केटायन बनाता है। तो जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर SN1 का होता है। तो इसमें फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद है थर्ड वाले का, और उसके बाद है फिर सेकेंड वाले का। चलिए, ये तो हो गया SN1 का रिएक्टिविटी। SN2 का जल्दी से फटाफट चेक कर लेते हैं। SN2 के लिए क्या देखते हैं, हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक। देखिए, जहां तक रिपल्सन की बात है, इस तीनों में रिपल्सन सेम है। ठीक है, तो देखिए विनाइल केटायन का केस अगर कहीं भी आएगा तो हमने बता रखा है कि वहां ना SN1 अच्छा होता है ना SN2 अच्छा होता है। मतलब कि इस केस में भी सेकेंड नंबर तो सबसे पीछे जाने वाला है, बच गया फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, यहां पर ये sp2 कार्बन है,
और sp2 कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा। जबकि यहाँ पर sp2 कार्बन जो है थोड़ा दूरी बना रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना कि ये यहाँ खींच पाएगा। ये बगल में sp2 है, पॉजिटिव चार्ज के बगल में sp2 है, तुरंत खींचेगा इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा आएगा। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, यहाँ जो होगा मैक्सिमम मैक्स पॉजिटिव, और यहाँ जो हो जाएगा इस पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ तेजी से अटैक करेगा, फर्स्ट वाले में, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इसीलिए फर्स्ट का आगे रहेगा, उसके बाद ये हो गया थर्ड का। लगभग दोनों का ऑर्डर फिर से सेम आ गया। फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर वंस अगेन। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप है। यहाँ से ये हटेंगे और जब इससे हटेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। पीएच का मतलब होता है फिनाइल, याद रखना। ये इसको क्या बोलते हैं, पीएच। पीएच मतलब क्या, फिनाइल। ठीक है। यहाँ पर एक बेंजीन के साथ पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर दो बेंजीन के साथ रेजोनेंस होगा, यहाँ पर तीन बेंजीन के साथ इसका रेजोनेंस होगा। जहां सबसे ज्यादा रेजोनेंस वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो इसीलिए SN1 का अगर रिएक्टिविटी लिखेंगे तो थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगा। इसीलिए SN1 का ऑर्डर होगा 3 greater than 2 greater than 1। और SN2 का अगर हम बात करेंगे तो रिपल्सन ज्यादा आएगा इसमें, क्योंकि 3 डिग्री है ये, और सबसे कम रिपल्सन फर्स्ट वाले में है। इसका ठीक उल्टा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, सेम थ्योरी सेम कॉन्सेप्ट। चलिए, एक ब्रिज हिट क्या होता है थोड़ा सा जस्ट हम बता देते हैं कि देखिए एक बाईसाइक्लो सिस्टम होता है। हमने वैसे भी नोमेनक्लेचर में बता रखा है, बाईसाइक्लो में 2 सिस्टम होता है। एक को कहते हैं ब्रिज बाईसाइक्लो, एक होता है ब्रिज बाईसाइक्लो। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, प्रत्येक ब्रिज में कम से कम एक कार्बन जरूर होगा। ईच ब्रिज हैज एट लीस्ट 1 कार्बन एटम। जैसे देखिए हम ये लिखेंगे ऐसे, बाईसाइक्लो है, यहां पर ये कॉमन कार्बन है, यहां पर ये कॉमन कार्बन है। एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है। तो ये क्या हो गया, ब्रिज बाईसाइक्लो हो गया। ये हो गया ब्रिज बाईसाइक्लो सिस्टम। और एक होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में क्या होता है कि उसमें एक ब्रिज ऐसा होगा जिसमें कार्बन नहीं होगा। तो यहां लिखते हैं इसके बारे में कि एटलीस्ट 1 ब्रिज which has no कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम नहीं है। जैसे बहुत सारा कंपाउंड बना सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में ये आया, ये देखिए, ये कॉमन कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन इसको हम कहते हैं। तो ये ब्रिज जो है इसमें बहुत कार्बन है, इधर से जाएंगे यहाँ पर तो बहुत कार्बन, लेकिन सीधा सीधा जब जाएंगे तो बीच में एक भी कार्बन नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कहते हैं। तो ब्रिज हेड, इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड मतलब कि यहां पर तो एक ब्रेड्स रूल होता है। क्या होता है, ब्रेड्स रूल। वो कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, यहां पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल के हिसाब से ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन मस्ट नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब हो जाता है, या तो वहां पॉजिटिव चार्ज हो जाए या फिर वहां डबल बॉन्ड हो जाए, तो वहां पर ब्रिज हेड सिस्टम आ जाता है। मतलब ब्रिज हेड सिस्टम का ब्रेड्स रूल वहां पर अप्लाई होता है, नहीं होना चाहिए, रिंग टूट जाएगा। देखिए, अगर आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज कर दिए या
यहां आपने पाई बॉन्ड ले आया तो कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज रिंग ब्रेक, बिकॉज रिंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, रिंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड ब्रेक ड्यू टू बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन। बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो जाएंगे, बॉन्ड के बीच में रिपल्सन्स होने के कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, ब्रेड्स रूल यही कहता है, हर हाल में ये स्ट्रक्चर आपको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर बना तो रिंग टूट जाएगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइक्लिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। और ये सिर्फ किस पर लागू होता है? ब्रिज बाइसाइक्लो सिस्टम पर। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ऐसा रिपल्सन ही नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, यहां आपका है लिविंग ग्रुप, इसमें यहां है लिविंग ग्रुप और इसमें यहां पर है लिविंग ग्रुप। किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगा? पहले तो नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। मतलब SN1 के मामले में फिर से हम बात करते हैं कि फर्स्ट मॉलिक्यूल सबसे पीछे जाने वाला है। ठीक है, बच गया सेकंड और थर्ड। क्यों? ब्रेड्स रूल अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। और इसमें क्या है कि देखिए, ये 3 डिग्री है और ये यहाँ पर 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है। ये ध्यान रखिए, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो है, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी है ज़्यादा, रिंग टूटेगा नहीं। तो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है और इसमें 2 डिग्री है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। तो SN2 के लिए क्या, सॉरी SN1 के लिए क्या होना चाहिए? सेकंड सबसे आगे, बीच में हो जाएगा थर्ड, लास्ट में फर्स्ट, क्योंकि ब्रिज है सिस्टम, तो ना ही SN1 कर पाएगा ना ही SN2 कर पाएगा, क्योंकि SN2 में भी वहां पर स्टेरिक रिपल्सन सबसे ज्यादा मिलेगा इसको। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें भी फर्स्ट जो ब्रिज हेड सिस्टम है वो सबसे लास्ट में रहेगा। माने कि हम एक बात बोल सकते हैं कि ब्रिज हेड सिस्टम रिटार्ड SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्टिविटी। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड में यहाँ 3 डिग्री है, रिपल्सन ज्यादा है, वहां 2 डिग्री है, रिपल्सन कम है, इसलिए 3 वाले का SN2 का ऑर्डर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। डिग्री ज्यादा होगा, हायर डिग्री में रिपल्सन ज्यादा होते हैं, SN2 उसमें कम होते हैं। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, इसमें भी एक कॉमन आयन इफेक्ट है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि जैसे देखिए हम पहले इसको अलग से समझाते हैं आपको, तब जाके ये समझ में आएगा आपको। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि मान लीजिए 2 कंपाउंड है और दोनों सेम आयन प्रोड्यूस करता है, सेम आयन है, दोनों सेम कंपाउंड है और दोनों सेम आयन प्रोड्यूस करता है, एटलीस्ट 1 आयन जो कॉमन है दोनों में। एक ऐसा कंपाउंड है जो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो 100% टूटता है, और एक ऐसा कंपाउंड है जो थोड़ा सा टूटता है। तो जब दोनों को आप पास में रखेंगे तो क्या होगा कि जो सबसे स्ट्रॉन्गर है, जो 100% टूटता है, वो रोक देता है जो कम टूटता है उसको। तो जो आयंस होंगे वो किसके द्वारा आएंगे? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा आएंगे। स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है उसके द्वारा आएंगे, उसका वैल्यू होगा, और ये जो कमजोर है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए घर में 2 आदमी हैं। ठीक है, अब एक कमाता है 1000 रुपये और एक कमाता है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब कहीं खर्च करना होगा तो सिंपल सा बात है, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो ज़्यादा खर्च करेगा। ये खर्च करेगा भी तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसको कोई देखेगा भी नहीं। तो वैल्यू किसका होता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करता है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर देखना है कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो पावरफुल है, जो सबसे ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? जो कम मतलब है उसको सप्रेस कर देते हैं, तो उसको दबा देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर हम लागू करेंगे। देखिए NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग है। NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग है ना। और RCl क्या है? वीक। RCl क्या है? वीक। इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक क्या होते हैं? वीक होते हैं। अब RCl और NaCl में कॉमन आयन है, कौन? क्लोरीन।
NH इसमें से भी Cl माइनस और इसमें से भी Cl माइनस। अब जरा रिएक्शन को देखें, रिएक्शन तो बहुत सिंपल सा है। ये लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप हटेगा, यहां से OH माइनस Cl की जगह पर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसको हम केस फर्स्ट लिख देते हैं और ये हम केस सेकेंड लिख देते हैं। इन फर्स्ट अगर हम कॉमन एन आ रहा है, अगर हम फर्स्ट में या सेकेंड कोई भी एक ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें, सेकेंड में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या करें, बढ़ा दें, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा Cl माइनस ये प्रोड्यूस करेगा। ये वीक है, इसको टूटने नहीं देगा, और जब ये टूटने नहीं देगा तो OH माइनस इस पर अटैक कैसे करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका तो रिएक्टिविटी एकदम डाउन हो जाएगा ना। तो हम ये लिखेंगे कि इफ सेकेंड केस हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन फर्स्ट। सो तो हम यहां पर लिखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट इन सेकेंड केस। सो मैक्सिमम कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट इन सेकेंड केस। सो reactivity decreases in second case। मतलब ये हुआ कि इसमें NaCl बढ़ा दिए तो सारे के सारे क्लोराइड आयन यहां से आएंगे, इस क्लोरीन को तो टूटने ही नहीं देगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, R2 लेस देन R1। तो ये सीन है कॉमन आयन इफेक्ट का। अब हम आ जाते हैं एक और केस जो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। एक ऐसा कंपाउंड जिसको डालने पर आयोनाइजिंग पावर बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बनाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, और वो है सिल्वर। अगर आपने सिल्वर का कोई कंपाउंड लिया तो जो SN2 होने वाला था वो SN1 रिएक्शन होने लगेगा। SN1 में कैटायन बनता है ना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए AgClO4 यहां लिखा हुआ है, एक्वस NaOH, इसमें भी एक्वस NaOH है। ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ से ये हटेगा, ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये बहुत सिंपल सा टास्क है। ये लिविंग ग्रुप हटेगा और यहाँ से OH माइनस आने वाला है, यहाँ से भी OH माइनस आने वाला है। प्रोडक्ट तो दोनों में सेम आएगा, इसमें भी से भी OH माइनस आएगा, इसमें भी से OH माइनस आएगा। मतलब कि अगर हम प्रोडक्ट लिखें इसका तो प्रोडक्ट बड़ा सिंपल सा है। देखिए यहां पर OH लगा देना है, सेम सिचुएशन यहां पर भी है। अच्छा तो ये क्या पूछ क्या रहा है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो SN1 के थ्रू होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिल्वर इसको कार्बोकेटायन बनाने में मदद करेगा, और यहां पर नहीं है सिल्वर तो ये कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा कार्बोकेटायन तो SN2 से जाएगा, तो ये जाएगा SN2 से। मतलब ये हुआ कि अगर आप हाई आयोनाइजिंग पावर वाला कोई एटम उसमें डालते हैं तो वो कार्बोकेटायन डेवलप करता है, और कार्बोकेटायन बनाने के बाद वो SN2 से नहीं जाएगा, वो SN1 से जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में हम पढ़ा रखे मैकेनिज्म में कि SN1 कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू पास करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन Ag प्लस इंट्रोड्यूस्ड, अगर हम Ag प्लस इंट्रोड्यूस करते हैं देन SN2 शिफ्ट टुवर्ड्स SN1, ठीक है। अगर आप SN1 यूज क्या बोलते हैं Ag यूज करेंगे, सिल्वर का कोई कंपाउंड यूज करेंगे तो वो आयोनाइज कर देता है कंपाउंड को, तो वो SN2 से शिफ्ट होकर के किधर चला जाएगा, SN1 में चला जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं क्या होगा उसके जाने से, SN1 में बनता है रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, और SN2 में होता है सिर्फ इन्वर्जन। ये सब वगैरह वगैरह जो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना है,
चलिए करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, और ये कार्बन क्या है 2 डिग्री, यहाँ पर कार्बन है। एक्वस NaOH एक्वस NaOH DMF क्या है, लेस पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या है पोलर सॉल्वेंट। किसके लिए होता है, SN1 के लिए होता है। DMF किसके लिए होता है, SN2 के लिए होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा सिर्फ इन्वर्जन आएगा, देखिए OH बैक साइड से आएगा, ठीक है, इन्वर्जन ओनली, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, क्योंकि इसमें पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट SN1 को तरफ स्विच करेगा तो वो इन्वर्जन रिटेंशन दोनों बनाएगा। इसमें जो कंपाउंड आएगा रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, हायरेस्माइजेशन इसमें आ जाएगा, ये रिटेंशन हो गया, प्लस इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये हो गया रिटेंशन, और ये क्या हो गया इन्वर्जन। तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्माइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑलरेडी इसका डिस्कस किया जा चुका है। तो रिएजेंट देख करके आपको पता करना है कौन SN1 जाएगा कौन SN2 जाएगा। जैसे अब एक रिएक्शन है, ये आपको पहले ही बता दिया कि सारे रिएक्शन SN1 से होके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, H2 है इसमें। तो बताना है, जैसे एक यहाँ पर देखिए ये सबस्ट्रेट है हमारा मेन, ये क्या कर रहा है, यहाँ से प्योर H2O मीडियम में OH माइनस क्लोरीन को हटा के OH जोड़ रहा है, इसका रेट R1 है। फिर क्या किया है 30% प्योर वाटर नहीं दिया है, उसमें ना 30% एक्वस इथेनॉल ले लिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर इज मोस्ट पोलर, H2O इज मोस्ट पोलर देन अल्कोहल, ये आपको ध्यान रखना है। वाटर क्या है, ज्यादा पोलर होता है अल्कोहल से, इसका मतलब वाटर ज्यादा बेस्ट होगा किसके लिए, SN1 के लिए, ठीक है। ऐसे तो अल्कोहल में भी SN1 होता है, लेकिन वाटर में थोड़ा ज्यादा पोलरिटी है ना उसका, तो इसलिए उसका रिएक्टिविटी SN1 का ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर R2 है, तो इसमें 30% इथेनॉल मिला दिया गया, इसमें 70% मिला दिया गया। तो यहाँ पर जो SN1 रिएक्टिविटी होगा किसमें सबसे ज्यादा होगा, जिसमें पोलरिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पोलरिटी तो प्योर वाटर का है, उसके बाद यहाँ पर 30% ही मिलाया गया है, यहाँ तो 70% मिला दिया गया है। यहाँ पर 30% एक्वस इथेनॉल, यानी कि इसमें क्या है 30% वाटर है, और यहाँ सॉरी मतलब वाटर नहीं 30% अल्कोहल मिला दिया गया। यहाँ पर 30% क्या मिला दिया गया, अल्कोहल। यहाँ पर 70%, यानी कि इसमें 70% क्या मिला गया, अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 70% वाटर है, और यहाँ पर क्या है 30% वाटर है, यहाँ पर क्या है 100% वाटर है। तो 100% वाटर, 70% वाटर, 30% वाटर, जिसमें वाटर का परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा तो वो सबसे बेस्ट होगा SN1 के लिए, उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, SN1 रिएक्टिविटी हो रहा है तब। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ अलाइलिक रीअरेंजमेंट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन है मतलब कि लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पर करेगा शिफ्ट। अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ काम कर सकता था, मतलब कि इस पर अटैक कर सकता था। तो यहाँ बनेंगे 2 कंपाउंड, एक तो यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा, और दूसरा इसके आने से पहले अगर ये रेजोनेंस कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर इस कार्बन पर आ जाएगा, तो OH माइनस एक बार यहाँ भी जुड़ सकता है। मतलब हमें लिखने होंगे 2 प्रोडक्ट। देखिए एक यहां पर प्लस एक यहां पर, मतलब अगर आप यहां देखेंगे इसको हम रिटेंशन बोलेंगे, रिटेंशन, और इसको बोलेंगे इन्वर्जन। कैसे, अब जैसे न्यूक्लियोफाइल एकदम जहां से लिविंग ग्रुप हटा वहां अटैक कर जाएगा तब तो उसको रिटेंशन बोलते हैं, लेकिन अगर यहां से हटा लेकिन यहां ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर क्योंकि रेजोनेंस हुआ, तो यहां पर OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, ये बन गया प्रोडक्ट। मतलब इसमें रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों बन सकता है।
लेकिन यहाँ पर अब हम देंगे आपको एक कॉन्सेप्ट। बनने के लिए तो दोनों बनेगा, लेकिन इसमें रिटेंशन मिनिमम होगा और ये होगा मैक्सिमम। अब ये कैसे? तो देखिए, अगर कायरल सेंटर आपके कंपाउंड में है, ये देखिए कायरल का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप। कार्बन क्या है? कायरल। तो जैसे ही कार्बन कायरल हुआ तो मतलब इसका रिएक्टिविटी SN1 टाइप से होने लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बैक साइड अटैक ज़्यादा प्रेफर करता है ये, ठीक है, बैक साइड प्रेफर ज़्यादा करें, इसको याद रखिएगा। इफ कायरल कार्बन, ठीक है, इफ कायरल कार्बन देन बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। कायरल होगा तो बैक साइड अटैक क्या होगा? पॉसिबल होगा, मतलब SN2 रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करता है। और अगर कायरल सेंटर नहीं है, नॉट कायरल, यहां पर हम लिख देते हैं नॉट कायरल, ये कायरल नहीं है, देन रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ आर फॉर्म, देन रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन बोथ आर फॉर्म, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही फॉर्म करेंगे। और यहां पर एक प्रोडक्ट लिखते हैं, CH3OH आ जाएगा, सॉरी CH2, क्योंकि एक बार जहां से हटा वहां पर प्रोडक्ट आया और दूसरा बार रीअरेंजमेंट करके आएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH OH। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ अलाइलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आप दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं, जहां से पॉजिटिव हटा वहां लगा दीजिए, या दूसरा कि उसका रेजोनेंस करके तब जहां पॉजिटिव आता है वहां पर लगा दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों इसमें रहेगा, किसमें? जब कायरल सेंटर नहीं है। और अगर कायरल सेंटर है तो उसमें आपको सिर्फ क्या बनाना है? इन्वर्जन बनाना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे यहाँ पर एक और केस है कि जैसे यहाँ कायरल सेंटर है, ये है कायरल सेंटर, और इस पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो जैसे जैसे अल्काइल का साइज बढ़ेगा तो वो SN2 की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि जब ग्रुप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आना ही नहीं चाहेगा जब इसका अल्काइल ग्रुप बहुत ज़्यादा होगा, हेवी अल्काइल ग्रुप होगा। तो जैसे जैसे अल्काइल का ग्रुप का जो साइज है बढ़ते जाएगा तो उसका SN2 का शिफ्टिंग बढ़ते जाएगा। अब तब वो यहाँ नहीं आकर के, चूंकि यहाँ तो आएगा तो लिविंग ग्रुप यहीं पर है, ये तो SN1 कहलाएगा। तो एज द साइज ऑफ R इंक्रीजेस द शिफ्टिंग ऑफ SN2 इंक्रीजेस। SN2 कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर इस पर ऐसे अटैक करेगा। तो हमने यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, अगर इस R की जगह पर ये हो, ये हो, ये हो या फिर ये हो, इनमें से कोई भी हो अगर, तो SN2 की तरफ किसमें सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग आएगा? तो अगर ये ग्रुप लग गया तो SN2 में बहुत हैवी शिफ्टिंग होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। अगर CH3 है तो SN2 की तरफ कम शिफ्टिंग लेगा ये, ठीक है। तो ये SN2 का रिएक्टिविटी हो गया। उसके बाद है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल मतलब क्या? मतलब न्यूक्लियोफाइल कोई बाहर से नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर से नहीं आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल अंदर से ही रहेगा। इसमें कहता है, इसको हम NGP बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। चलिए क्या है हम इसको देखते हैं। जैसे ये क्या है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, लिविंग ग्रुप जो कार्बन से लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और यहां पर क्या होता है, जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या कर देगा? इस पर अटैक, ऐसे। तो यहां पर एक साइक्लिक सिस्टम डेवलप होता है, साइक्लिक सिस्टम, जैसे CH2 Br तो यहां से ऐसे हटेगा ही, यहां पर S के साथ Me और S पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए सल्फर का वैलेंसी 2 है, Me का मतलब होता है मिथाइल, CH3 भी आप लिख सकते थे। सल्फर ने 2 बॉन्ड बना रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए
ये ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया। ऐसा तो ये रहेगा नहीं क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म है ये, तो या तो इधर से बॉन्ड टूटेगा या इधर से बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड आपको किधर से तोड़ना है ये सोचिए, बॉन्ड आपको उधर से तोड़ना है। यहाँ पर OH माइनस कोई रहता है, OH माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा बाद में, अभी नहीं, इसको हटा ही देते हैं। तो आपको इसको किधर से तोड़ना है, अगर हम इधर से तोड़ते हैं, इधर से अगर हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से तोड़ते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इधर से तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो CH2S Me इसमें लगा रह जाएगा, ये CH प्लस, बाद में OH माइनस इस पर अटैक करके और OH ऐड कर लेगा, CH2S Me और इधर CH2OH, देखिए CH2OH, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग N ग्रुप G पार्टिसिपेशन P। तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, NGP बोलते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एक पार्ट है। और इसमें आपको हम बताएं कि जहां भी NGP हो रहा है तो उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है ये ओपन इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है। तो NGP वाला रिएक्शन ज्यादा हायर रेट में आएगा और सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, लोअर रेट में आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर है, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होगा, यहाँ से NGP डेवलप होगा। अब NGP जैसे ही आया तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बहुत ज्यादा, और ये सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OH माइनस इस पर आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको फर्स्ट और इसको हम सेकेंड, या फिर यहाँ पर तो K1 K2 दिया हुआ है ना, तो K2 ग्रेटर देन K1, ठीक है। रीजन क्या हुआ, क्योंकि K2 उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है जिसमें NGP आ रहा है, तो NGP वाले का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, और फाइनल जो भी था क्लियर हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात करा है। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एलिफैटिक में तो वो होता नहीं है, बाद में बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।